ये कहानी है डोरोताबो की, जिसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और अब वो अपनी मॉम की छोटी बहन के साथ रहता है, जिसका एक बेटा भी है यातारो। ये दोनों डोरोताबो को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं और उससे खेतों और गंदे नालों का काम करवाते हैं, पर इन लोगों को पता नहीं है कि डोरोताबो असल में कौन है। अब एक दिन यातारो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है और वो अपने दोस्तों से टोक्यो से आने वाले एक मेहमान के बारे में बात कर रहा होता है। अब ये लोग हमेशा से एक छोटे से गांव में रहे हैं, तो इनके लिए टोक्यो जैसा शहर बहुत बड़ी बात है। और अब वहाँ से कोई मेहमान आ रहा है जो कि यातारो के इन में रुकेगा। ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ डोरोताबो अकेले धूप में खेतों में काम कर रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर डोरोताबो उन्हें कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ इनुगामी जो कि टोक्यो से आ रहा था, उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिसे पिक करने यातारो की मदर खुद आती है। वो रास्ते में इनुमाकी को बताती है कि अचानक से कोई उनके गांव में जानवरों को मार रहा है और उसे लगता है कि ये कुछ भेड़ियों का काम है। इन्हीं सब राज के बारे में पता लगाने के लिए यातारो की मॉम ने इनुगामी को बुलाया है। अब घर आकर चाय पीते वक्त इनुगामी की नजर डोरोताबो पे पड़ती है, जो कि पूरे खेत में अकेले ही काम कर रहा था। इनुगामी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर डोरोताबो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब शाम को इनुगामी हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है, तब उसकी चापलूसी करने उसके पास यातारो आता है, जो कि उससे टोक्यो शहर के बारे में पूछता है कि वहाँ पर क्या क्या है, सब कैसे होता है। वो ये भी बताता है कि वो एक दिन बड़े होकर टोक्यो जाना चाहता है। और जब इनुगामी उससे डोरोताबो के बारे में पूछता है तो यातारो बताता है वो तो इन लोगों के लिए नौकरों की तरह है, इवन उससे तो स्मेल भी आती है, इसलिए सभी लोग उससे दूर रहते हैं। पर इनुमाकी चाहता था कि डोरोताबो उसकी मेहमान नवाजी करे, इसलिए अगले दिन नहा धोकर डोरोताबो इनुगामी के लिए नाश्ता लेकर जाता है, जिसके दौरान इनुगामी उससे विलेज में हो रही चीजों के बारे में पूछता है। डोरोताबो बताता है उसने कुछ डेड बॉडीज खेतों के पास देखी हैं और उन सभी डेड बॉडीज में एक चीज तो कॉमन थी कि उनके बॉडीज के ऑर्गन को चबाने की कोशिश की गई थी। उनमें से बहुत सारे तो सिर्फ चिकन ही थे। ये सब हमेशा अमावस्या की रात में ही होता था और उसके अगले दिन डेड बॉडीज को दफनाने का काम भी डोरोताबो ही करता था, और हो सकता है कि अगले अमावस्या में भी ये हो। डोरोताबो से ये सब इन्फॉर्मेशन जानकर इनुगामी उससे काफी इम्प्रेस होता है और अगले 5 दिनों तक वो डोरोताबो के साथ ही वक्त बिताने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगले अमावस्या को सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इनुगामी को डोरोताबो के साथ देखकर यातारो का खून खौलने लगता है, क्योंकि डोरोताबो ने उसकी जगह ले ली। एक दिन ये दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं और तब इनुगामी की नजर डोरोताबो के लॉकेट पे पड़ती है, जो कि डोरोताबो के पास बचपन से है, पर डोरोताबो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इनुगामी उसे डोरोताबो से लेता है और उसे अच्छे से चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये एक लाइफ स्टोन है और इसे एक बहुत स्पेशल सिचुएशन में बनाया जाता है। तो इसका मतलब डोरोताबो के पेरेंट्स ने उसे अबेंडन नहीं किया था, और ये जानकर डोरोताबो बहुत अच्छा महसूस करता है। इनुगामी डोरोताबो से पूछता है क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, क्योंकि चांसेस है कि वो जिंदा है। जिस पर डोरोताबो कहता है उसने इस बारे में पहले तो कभी नहीं सोचा, पर वो अपने पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहेगा। अब अमावस्या का दिन आ जाता है और डोरोताबो इनुगामी का वेट कर रहा था, पर तब उसके पास यातारो आता है, जो कि डोरोताबो पर काफी नाराज था और वो उसे भला बुरा कहने लगता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी और मेरी मॉम के सामने खड़े होने की भी, तुम मेरे जूते की मिट्टी की तरह हो, इसलिए वहीं रहो। वो डोरोताबो का लॉकेट उससे छीन लेता है और डोरोताबो उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और इस चीज से डर कर यातारो वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही डोरोताबो को उसका लॉकेट दोबारा मिलता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। असल में ये लॉकेट उसके अंदर के मॉन्स्टर को बाहर आने से रोकता है, जिसके बाद डोरोताबो के पास इनुमाकी आता है, पर तब डोरोताबो से बताता है गाँव में हो रही सभी चीजों के पीछे डोरोताबो ही है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनुगामी भी उसी की तरह है, जिसकी एक पूंछ भी है और इन लोगों को किमोनो कहा जाता है। बहुत टाइम से किमोनो और इंसान साथ में रह रहे हैं और इंसानों के लिए किमोनो को पहचान पाना मुश्किल है। इवन किमोनो तो इंसानों से दूर ही रहते थे, पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें इंसान और किमोनो के बच्चे भी हैं, और उन्हीं में से एक है डोराताबो। पर डोराताबो एक हान्यो है, क्योंकि डोराताबो के पेरेंट्स में एक इंसान और एक गूल था, और जो लॉकेट डोराताबो के पास है वो उसे एक डीमन बनने से रोकता है। और इसी वजह से जब एक बार यातारो ने डोराताबो को मारने की कोशिश की थी, तब उसके सर से खून की बजाय एक सफेद लिक्विड निकल रहा था। यातारो ने उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया था, पर थोड़े
टाइम बाद डोरोताबो पूरी तरह से हील होकर वापस आ गया। यातारो अपने घर की ओर भागता है पर तभी कुछ गुल्स उस पर अटैक कर देते हैं और टाइम पे इनुगामी और डोरोताबो भी पहुंच जाते हैं जो कि उन गुल्स से निपट लेते हैं। थोड़ा ही आगे उन लोगों का असली गुनहगार भी था जो कि एक जानवर को खा रहा था। ये लोग उससे लड़ने जाते हैं और उसे मारने के लिए इनुगामी उसके गले पर शूट करता है पर वो उससे नहीं मरता और तब डोरोताबो जाकर उसके मुंह में हाथ डालता है और उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब ये तीनों वापस घर की तरफ जाते हैं। डोरोताबो कहता है कि अब वो यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि यातारो उसके बारे में जान चुका है और उसे अब मार दिया जाएगा। इनुमाकी उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है असल में यातारो की मॉम ने उसे डोरोताबो को मारने के लिए ही हायर किया था क्योंकि वो डोरोताबो का सच जानती थी पर उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया और अगर इनुमाकी उसे बताना भी चाहे कि असली गुनहगार कोई और था तब भी वो उसकी बातों में यकीन नहीं करेगी, इसलिए डोरोताबो को अब मरना ही होगा। इनुगामी उसे एक और बार पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है जिस पर डोरोताबो सेटिस्फेक्शन के साथ मना करते हुए कहता है प्लीज मुझे मार दो और इनुगामी उसे शूट कर देता है जिसके बाद वो यातारो को उसकी मॉम के पास लाता है और डोरोताबो की बॉडी को अपने साथ ले जाता है ठिकाने लगाने पर असल में वो ऐसा करता नहीं है। वो डोरोताबो को अपने साथ टोक्यो ले आता है और डोरोताबो जिंदा है क्योंकि गूल्स मरते नहीं है और किमोनो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और अब यहाँ से डोरोताबो की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इनुगामी उसे इनुगामी स्ट्रेंजनेस काउंसलिंग ऑफिस ले आता है जहाँ वो उसे नए कपड़े भी देता है। जिसके बाद डोरोताबो जिसका असली नाम कबाने है वो शिकी और आकिरा से मिलता है जो कि इनुगामी के साथ ही काम करते हैं। इन लोगों को किमोनिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये लोग इंसानों को खतरनाक किमोनो से प्रोटेक्ट करते हैं और अब कबाने भी इन्हीं के साथ काम करेगा और शिकी कबाने पर गुस्सा करता है क्योंकि कबाने ने शिकी के कपड़े पहने थे। कबाने तो उसे उसके कपड़े वापस भी करने लगता है पर शिकी उससे कपड़े लेने से मना कर देता है। और हाँ, अकीरा भले ही एक क्यूट लड़की की तरह है पर असल में वो एक लड़का है। डिनर में शिकी पिज्जा खा रहा था और वो कबाने को भी लेने के लिए कहता है पर कबाने को तो पिज्जा के बारे में पता ही नहीं था पर जब वो पिज्जा खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। रात में शिकी कबाने के लिए जाल बिछाता है जिस पर कबाने फंस जाता है और तब शिकी उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। कबाने कहता है वो कार से आया है पर फिर वो बताता है कि इनुगामी उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया है। शिकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया इसीलिए वो यहाँ पर आया है पर कबाने उसे मना करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी चोट भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अब अगले दिन ये सभी लोग एक मिशन पर जाते हैं। असल में एक फैमिली के कुछ लोगों को बहुत सारे बग्स ने टारगेट करके उनका पूरा खून चूसना शुरू कर दिया। जब अकीरा अंदर देखता है तब वो बहुत डर जाता है। असल में इन बग्स को सांशिचू कहा जाता है। इनुगामी का प्लान था कि वो अपनी बॉडी को पूरा स्टील में ट्रांसफॉर्म करके अंदर जाएगा पर इसमें भी उसके जिंदा बचने के सिर्फ 50% चांस है पर एक पुलिसमैन उसे अंदर जाने से मना करता है क्योंकि ऐसे में ही उन्होंने अपने एक साथी को खो दिया जो कि लोगों को बचाने के लिए अंदर तो गया था पर उन बग्स ने उसे भी घेर लिया और वो वापस बाहर नहीं आ पाया। पर फिर शिकी आगे बढ़ता है और वो दरवाजे से छुपकर अपने स्पाइडर वेब्स को अंदर फैला देता है जिसमें बहुत सारे बग्स आकर चिपक जाते हैं पर जल्द ही वो उस वेब को भी खाने लगते हैं जिसकी वजह से शिकी का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद कबाने अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और इनुगामी उसे बताता है कि उसे अंदर जाकर सिर्फ बीच में रखी हुई चीज को हटाना है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही कबाने अंदर जाता है सारे बग्स उसकी बॉडी को कवर करने लगते हैं पर कबाने की बॉडी में तो ब्लड है ही नहीं क्योंकि वो एक इमॉर्टल डीमन है और तो और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। इवन उसके अंदर जो डर का इमोशन था उसे भी यातारो की मॉम ने खत्म कर दिया था। कबाने को वो मेन चीज मिल जाती है जिससे वो फैमिली के लोगों से अलग कर देता है और सारे ही बग्स वहाँ से भाग जाते हैं और कबाने पूरी फैमिली को बचा लेता है। वो चीज जिसकी वजह से बग्स वहाँ पर आए थे वो बस नॉर्मल शूज थे। असल में ये जो फैमिली थी इसे उनकी मदर अकेले ही मैनेज करती थी और अपने तीनों बच्चों को पालती थी। मॉम के पास शूज नहीं थे और वो फटे शूज से ही अपना काम चला रही थी और एक दिन सबसे छोटे बेटे ने एक दुकान से शूज चुरा कर अपनी मॉम के लिए लाए पर जब बड़े भाई को ये सब पता चला तो उसने अपने छोटे भाई को डांटा क्योंकि ये सब गलत है और तब गिल्ट में उसका फेस अचानक से चेंज हो गया। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे बग्स आ गए और उन्होंने पूरी फैमिली को कवर कर लिया। जिसके बाद वो बड़ा भाई कबाने को थैंक यू कहता है। उसके जाने के बाद कबाने इनुगामी से कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है और इनुगामी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। शिकी कबाने को बताता है कि उसकी मॉम एक स्पाइडर किमोनो थी
कबाने कहता है हो सकता है वो जिंदा हो, पर शिकी उसकी बात मानने से इनकार करता है क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो वो शिकी को ढूंढने जरूर आती। पर कबाने उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे पहले उसकी लाइफ एकदम अंधेरे में थी और उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अबेंडन कर दिया था, पर तब उसकी जिंदगी में इनुगामी आया लाइट बनके, जिसने उसे उस अंधेरे से बाहर निकाला और टोक्यो लेकर आया, जिसके उसने कभी सपने भी नहीं देखे थे। पर इन सब चीजों से बोर होकर शिकी वहाँ से उठकर सोने चले जाता है, पर आज वो कबाने को अपने रूम में सोने देता है। दूसरी तरफ इनुगामी इनारी को कबाने के बारे में बताता है और कबाने के लाइफ स्टोन पर इनारी की नियत आ जाती है। अगले दिन ये तीनों बच्चों को इनारी के पास भेजता है। इनारी एक कित्सुने किमोनो है जो कि पुलिस में ऐसा ही है और पुलिस स्टेशन में तो सब उसके पीछे फिदा हैं। वहाँ उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। रास्ते में अकीरा कबाने को टोक्यो की अलग अलग चीजें दिखाता है और जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ एक ऑफिसर इन्हें इनारी से मिलने नहीं देता और बेवजह इनकी बेइज्जती भी करने लगता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है कोन, जो कि कबाने को अपने साथ लेकर जाती है इनारी के पास और ये दोनों बाहर ही वेट करते हैं। कोन कबाने को लात मार के अंदर लेकर जाती है जहाँ इनारी उसका इंतजार कर रही थी। वो कबाने से उसका लाइफ स्टोन लेकर उसे देखने लगती है और बताती है इंसान बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं और जिंदा रहने के लिए ये किमोनो उन्हीं पर डिपेंडेंट है। और तो और इनुगामी और इनारी एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, इसीलिए ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। पर अब इनारी को लाइफ स्टोन मिल गया और अब उसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। इतने में पीछे से कौन कबाने का सर काट देती है। इनारी उसकी बॉडी और सर को अलग अलग रखवाती है ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए। वो कबाने का सर कौन के हाथों थमा देती है और उसे अपने घर डिलीवर करने के लिए कहती है। कौन कबाने में ट्रांसफॉर्म होकर इनके पास आती है, पर बहुत जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि ये असली कबाने नहीं है और वो अपना असली रूप दिखाती है। जिसके बाद कौन इन दोनों को भी मारने की कोशिश करती है और पूरे ऑफिस को अपनी पूंछ से जला देती है। पर वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें कुछ फील होता है क्योंकि वो सभी इनारी के पपेट्स हैं। ये दोनों जैसे तैसे कौन से छुपते हैं और शिकी अपने सिल्क थ्रेड का यूज करके कौन से वो सूटकेस छीन लेता है। जब वो सूटकेस को खोलते हैं तब कबाने का सर देखकर अकारी तो बेहोश ही हो जाता है। शिकी दोनों को लेकर वहाँ से भागता है। कबाने शिकी से कहता है कि वो उसे कोन की तरफ फेंके और शिकी ऐसा करने से साफ मना कर देता है, पर कबाने उसे यकीन दिलाता है कि वो सब चीजें ठीक कर देगा। और जब शिकी कबाने को कोन की तरफ फेंकता है तब कबाने उसके शोल्डर में बाइट करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जो भी इल्यूजन उसने क्रिएट किया था वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद कबाने अपनी पूरी बॉडी रीजनरेट कर लेता है और जब ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वहाँ उन्हें इनुगामी मिलता है। दूसरी तरफ इनारी लाइफ स्टोन को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और अचानक से वो लाइफ स्टोन उसके हाथ से गायब होने लगता है और तभी उसके पास इनुगामी का कॉल आता है जो कि उसे समझाता है कि जो हरकत इनारी ने करी है वो उसे इस बार तो छोड़ रहा है, पर अगली बार उसे इनुगामी से निपटना होगा। इधर कबाने अपने मुंह से अपने लाइफ स्टोन को बाहर निकालता है। अब रात को ये लोग डिनर विनर करके जा रहे होते हैं, तभी उनके पास कौन आती है जिसे अब भी कबाने का सर चाहिए था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी भी हो पाए। जिसके बाद ये लोग उसे अपने साथ घर ले आते हैं और वहाँ उसे पिज्जा खिलाते हैं जो कि उसे बहुत पसंद आता है। पर अचानक से उसे अपना मिशन याद आता है और वो कबाने के पीछे पड़ जाती है। इनुमाकी उसे समझाता है कि पहले तो उसे मैनर्स सीखनी होगी वरना इनारी उससे नाराज हो जाएगी, और इनारी का नाम सुनते ही वो टेबल से नीचे उतर जाती है, फिर हैंड वॉश भी करती है। पर तब इनुगामी के बार में एक कस्टमर आता है। वो इनुगामी से ड्रिंक बनवाता है। असल में उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो चाहता है कि इनुगामी की टीम उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकाले। अब कबाने पूछता है कि प्यार क्या होता है। अकीरा बताता है उसके मॉम डैड के प्यार की वजह से ही कबाने इस दुनिया में आया है। जिसके बाद वो इनुगामी से प्यार के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि इस सवाल से उसे अपने मॉम डैड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर इनुगामी ज्यादा कुछ कहता नहीं है और ये केस इन बच्चों के हाथों में ही दे देता है। वो कौन को ऑफर देता है कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर देगी तो वो उसे कबाने का सर ले जाने देगा। तभी यूनिरो के सामने एक चूहा आता है और वो उसे अपने मुंह से पकड़कर मार देता है। असल में वो चूहे कलेक्ट कर रहा है ताकि वो उसी लड़की को गिफ्ट कर सके। इनुगामी समझ जाता है कि ये एक फेलिन पोजीशन है। इसमें बेसिकली एक किमोनो एक अट्रैक्टिव इंसान में बदल जाते हैं और नॉर्मल लोगों को अपने प्यार में फंसाते हैं। अकीरा ये सब देख नहीं पाता, इसीलिए इनुगामी उसे ऑफिस का काम दे देता है
अगले दिन ये चारों लोग अपने मिशन पे चले जाते हैं, पर उन्हें बाहर वेट करना पड़ता है क्योंकि माओ चैन एक अडल्ट बार में काम करती है और ये लोग बच्चे हैं तो ये लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर वहाँ एक बिल्ली आती है जो कि इन लोगों को सस्पिशियस लगती है और ये लोग उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि यही माओ चैन है जिसके प्यार में युनरो पागल है। ये लोग उसे युनरो के बारे में सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद माओ चैन खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसने युनरो की तरह बहुत सारे लोगों को अपने इस प्यार के जाल में फंसाया है। युनरो कहता है कि वो माओ चैन से बहुत प्यार करता है, पर माओ चैन कहती है ये सब कुछ नहीं होता। इतने में ऊपर से कौन आकर उसे पकड़ लेती है और उसे युनरो के हवाले करती है। युनरो माओ चैन को वही सारे चूहे देता है जो उसने पकड़ के रखा था। वो कहता है कि उसे अब एक इंसान की तरह नहीं जीना, क्योंकि ना ही उसकी जिंदगी में कोई दोस्त थे और ना ही उसे जीने में कोई इंटरेस्ट था। पर फिर उसकी जिंदगी में माओ चैन आई थी जिसने उसकी जिंदगी को बदल दी और अब वो चाहता है कि माओ चैन उसे भी एक कैट बना दे ताकि ये दोनों अपने आगे की लाइफ खुशी खुशी बिता सके। अब ये लोग ऑफिस आते हैं और कॉर्न डील के अकॉर्डिंग कबाने का सर अपने साथ लेकर जाती है, पर असल में वो सर था ही नहीं, वो तो बस एक नॉर्मल सा ऑरेंज था जिसे इनुगामी ने कबाने के सर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जिसके बाद कबाने इनुगामी को टिश्यू देता है। इनुगामी उससे रीजन पूछता है और कबाने बताता है कि इनुगामी की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और पहले से बहुत ज्यादा बेटर बन गई, इसीलिए वो इनुगामी से अब प्यार करता है और उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था और उसे लगा कि टिश्यू देना सही होगा क्योंकि ये इनुगामी के लिए बहुत काम के हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें पता चलता है माओ चैन और युनरो ने शादी कर ली और अब वो दोनों साथ में ही रहते हैं। अगले दिन अकीरा जब नहा रहा होता है तब उसके बाथरूम में एक कॉकरोच आ जाता है जिससे कबाने उसे बचा लेता है और तब से ही अकीरा कबाने को अपना मास्टर बना लेता है। जिसके बाद इनुगामी इन दोनों को एक जॉब देता है जिसमें इन्हें शिबुया नदी पर जाना था। असल में वहाँ पर लगातार मजदूरों की मौत हो रही है और चारों ही तरफ बिल्डिंग्स होने की वजह से वो नदी एक नाले की तरह हो गई है। असल में पहले वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे और अब उनका घर उजड़ गया है, शायद इसीलिए वो लोग इन लोगों से बदला ले रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों मिशन के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अकीरा दो पूरा तैयार होकर आया था। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब एक कीड़ा अकीरा के कंधे पर गिर जाता है जिससे वो काफी डर जाता है, पर कबाने उसे शांत कराता है। पर उसके सर में तो 3 और थे, पर कबाने को इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अकीरा बताता है जब वो कबाने के साथ होता है तो उसे अपने बड़े भाई की याद आती है जिसका नाम यूकी था। असल में ये लोग पहाड़ों में बसा करते थे जहाँ पर ज्यादातर लड़कियां ही पैदा होती थी और लड़के 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होते थे। हालांकि अकीरा और यूकी ट्विंस थे, इसीलिए इन दोनों को पूरे गांव में बहुत अच्छे से रखा जाता था, क्योंकि अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो उनका पूरा क्लैन खत्म हो जाता। और इसी वजह से अकीरा काफी सेंसिटिव है, पर कुछ ऐसा हुआ था जिनकी वजह से इनका पूरा गांव बर्बाद हो गया और ये दोनों भाई अलग हो गए। इवन अकीरा इनुगामी के पास अपने भाई को ही ढूंढने आया था। अब अकीरा एक स्नो किमोनो है तो वो आइस और वाटर को कंट्रोल कर सकता है। कबाने इसकी पावर्स को देखना चाहता था और इससे पहले कि अकीरा वहाँ के पानी को जमा पाता, उसे एक फ्रॉग उठा लेता है जिससे कबाने उसे छुड़ा लेता है और तभी वहाँ तानुकी आता है जो कि इस फ्रॉग को मार देता है और इसे इनुगामी ने भेजा था। उसने साथ में लेटर और ब्लड भी भेजा था ताकि उसकी खुशबू से फ्रॉग किमोनो अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये जो डेथ हो रही है उन सब के पीछे फ्रॉग किमोनो ही है। और इन दोनों का मिशन है कि ये दोनों उन सारे फ्रॉग किमोनोस को खत्म कर दें, क्योंकि वो लोग अपने आपे में नहीं है और बेवजह लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे फ्रॉग किमोनोस निकल के आते हैं और कबाने उनसे अकेले ही लड़ने लगता है। अकीरा चाहता था कि वो भी उसकी कुछ मदद करे, पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो देखता है कि कबाने उसके लिए कंटिन्यूअसली फाइट करते जा रहा है और तब वो अपनी पावर्स यूज करता है जिससे वहाँ का सारा पानी और सारे मॉन्स्टर जम जाते हैं। इवन कबाने भी जम जाता है। जिसके बाद वहाँ एक जाइंट फ्रॉग आता है जो कि तानुकी को थैंक यू कहता है इन सारी चीजों के लिए, और जो भी उन छोटे फ्रॉग्स ने की थी उन सभी के लिए वो माफी भी मांगता है। अब अगले दिन कबाने सफाई कर रहा होता है और वो एक कोने वाले रूम के पास पहुंच जाता है जहां जाने के लिए इनुगामी ने उसे हमेशा मना किया था। पर इससे पहले कि कबाने कुछ कर पाता, उस रूम से एक हाथ आता है और कबाने को अंदर खींच लेता है। जब इनुगामी को पता चलता है कि कबाने नहीं मिल रहा है तब वो उस रूम में जाकर देखता है जहां उसे कबाने के साथ एक लड़का मिलता है, मिहाई। असल में मिहाई एक वैम्पायर है और वो भी इनुगामी के साथ ही काम करता है, पर इसके बारे में तो अकीरा और शिकी को भी नहीं पता था। मिहाई को कबाने एक बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का लगा, इसलिए वो उसे अपना वेट पर्सन बनाने का डिसाइड करता है जो कि उसके छोटे मोटे काम करेगा। अब बाहर
आकर इनुगामी बच्चों को बताता है कि मिहाई एक वो वैम्पायर है जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, उसके पास हर फील्ड की नॉलेज और स्किल्स हैं। पर उसके बाद जब वो जापानीज गेम्स खेलने लगा तब वो इन गेम्स में इतना फंस गया कि वो एक रूम के अंदर ही रहता है। पर मिहाई एक टेक एक्सपर्ट है जिसने एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई थी और मिहाई ही इन लोगों के फोन के डेटा को सिक्योर करके रखता है ताकि वो किसी भी तरह से इनारी के पास ना पहुंच सके। जिसके बाद शिकी और अकारी मिहाई के पास जाते हैं ताकि वो लोग कबाने को मजदूरी से छुड़ा सके। मिहाई शिकी के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो मिहाई को पंजा लड़ाने में हरा देगा तो मिहाई कबाने को फ्री कर देगा। पर शिकी कई बार ट्राई करता है और मिहाई से नहीं जीत पाता। जिसके बाद कबाने भी एक बार ट्राई करना चाहता था पर मिहाई उसे भी हरा देता है। आफ्टर ऑल मिहाई एक वैम्पायर है और एक वैम्पायर की स्ट्रेंथ का मुकाबला करना कोई आम बात नहीं है। कबाने रास्ते से जा रहा होता है और वो सोचता है क्या एडल्ट किमोनो सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। और वैसे भी मिहाई इतना कोई बुरा इंसान है नहीं। और तभी पीछे से कौन टपक पड़ती है। कबाने उसे देखकर अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है पर कौन सब समझ जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। और वैसे भी अब उसे कबाने के सर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनारी ने उसे बेइज्जती करके भगा दिया और एक नया असिस्टेंट रख लिया। कौन अचानक से कबाने को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करती है जिसमें कबाने उसकी नाक तोड़ देता है और उसे अब और भी ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा था। इधर मिहाई पहली बार अपने रूम से बाहर आता है और वो भी इसलिए क्योंकि कबाने ने उसकी कलाई तोड़ दी पंजा लड़ाते वक्त, जिसे रिकवर होने में कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा। और इस एक हफ्ते में मिहाई इनुगामी की मदद करेगा। वो इनुगामी के लिए एक खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसके बच्चों की काबिलियत देखना चाहता था। इधर शाम हो जाती है और कौन कबाने के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। कबाने उसे सजेस्ट करता है कि उसे इनुगामी के पास जाना चाहिए, वो उसे जरूर कुछ न कुछ काम तो देगा ही। फिर जब कबाने घर आता है तब वो देखता है मिहाई ने उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन सेलेक्ट करके रखा है जिसकी तैयारी में ये लोग अभी से लग जाते हैं। मिहाई बताता है इनुगामी एक मिशन पर गया है पर असल में मिहाई ने उसे अपने रूम में बंद करके रखा है क्योंकि वो बच्चों को इस मिशन पे नहीं जाने देगा। इस मिशन में ये लोग बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं जहाँ पर 3 साल पहले एक ही साल में 16 लोगों ने सुसाइड किया था। पर जब से वो बैंकरप्ट हुआ है तब से वहाँ एक भी सुसाइड नहीं हुआ और इसी बारे में पता लगाने के लिए ये तीनों यहाँ पर आते हैं। और इस टीम का लीडर होता है शिकी और उसकी पार्टनर थी एक रेडियो कंट्रोल कार जो कि मिहाई ने भेजी है। इस कार के रिमोट कंट्रोल होने के साथ साथ इसमें साउंड सप्रेशन और ऑप्टिकल कैमोफ्लेज है। साथ ही साथ इस कार में कैमरे भी लगे हुए हैं। शिकी को ये कार वाला आइडिया पसंद नहीं आता और वो मिहाई पर गुस्सा करने लगता है। शिकी एक रूम में देखता है जहाँ उसे बहुत सारे इंसान दिखते हैं और वो लोग रोबोट की तरह बस काम किए जा रहे थे। उनकी हालत भी ऐसी हो गई थी कि बस अब उन्हें मरना है। उन्हीं में से एक वर्कर भागते हुए बाहर निकलता है और उसके पास कागा आती है जो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक रूम में ले जाती है। शिकी भी उसका पीछा करता है और वो देखता है एक मच्छर जैसी औरत उस आदमी के कान में अपना डंक मारती है और उसका पूरा दिमाग चूस लेती है। जिसके बाद वो दोबारा काम करने चले जाता है। मिहाई इनुगामी से मच्छर की मुंह ने उसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ये ना सिर्फ इंसान का दिमाग चूसते हैं बल्कि उनके ऑर्गन्स को भी चूस लेते हैं। अब उन वर्कर्स के पास कोई दिमाग ही नहीं है सोचने के लिए, इसीलिए वो लोग सुसाइड भी नहीं कर रहे। शिकी कहता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अभी वो लोग इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते। कबाने भी उसकी बात से अग्री करता है क्योंकि अकीरा तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। पर मिहाई इस डिसीजन से खुश नहीं था और वो अपनी कार को पटकने लगता है जिससे साउंड क्रिएट होता है और एक मॉस्किटो किमोनो बाहर आती है और कार को अपने पास रख लेती है। लकीली शिकी ने खुद को टाइम पर छुपा लिया था पर वो मॉस्किटो किमोनो थोड़ी देर बाद वापस आती है और शिकी को बस मारने ही वाली थी। तभी मिहाई की कार उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। मिहाई शिकी को जल्दी से उठकर भागने के लिए कहता है पर शिकी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो बस हाँपे जा रहा था जैसे उसे किसी चीज का बहुत गहरा सदमा हो। असल में शिकी की मॉम भी ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हुई थी जिस वजह से उसका दिल काफी कमजोर हो गया। मिहाई कबाने और अकीरा को शिकी की मदद के लिए भेजता है पर उन्हें रास्ते में एक दूसरी किमोनो रोक लेती है। मिहाई शिकी को बताता है ये मॉस्किटोज अपने शिकार को सुन कर देते हैं जिससे उसे दर्द तो नहीं होता पर वो अपने ऑर्गन्स बाहर आता हुआ महसूस कर सकता है। ये सब सुनकर शिकी बिना डंक के ही सुन पड़ जाता है। तभी कबाने और अकीरा उसकी मदद के लिए पहुँचते हैं। मिहाई शिकी का मजाक उड़ाने लगता है और शिकी उसकी कार को तोड़ देता है जिससे उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। पर एटलीस्ट अब वो अपनी बॉडी को अच्छे से मूव कर पा रहा था। पर उसके सामने वही मॉस्किटो खड़ी थी। वो शिकी पर अटैक करती है पर शिकी उसकी नजरों से दूर चले जाता है जिसके बाद ये अपने स्पेशल आई विजन को एक्टिवेट करके उसे ढूंढने लगती है। हालांकि मच्छर इंसानों के टेम्परेचर, पसीने और ब्लड की खुशबू से उन्हें ढूंढ सकते हैं पर इस वक्त इस मॉस्किटो
मॉस्किटो की लड़ाई एक मकड़ी से है। शिकी उसे अपने जाल में फंसा लेता है। कबाने और अकीरा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इन लोगों ने 2 मॉस्किटोज को तो पकड़ लिया है, पर अभी तीसरी बाकी है। ये लोग सोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इन दोनों मॉस्किटोज को मार देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। पर तभी उन लोगों की बड़ी बहन कागा आती है, जो कि उनसे पूछती है कि तुम बच्चों से कैसे हार गए। वो बच्चों को ऑफर देती है कि अगर तुम लोग जिंदा बच के जाना चाहते हो तो तुम्हें जो भी पता है उसे सीक्रेट रखना। पर काबाने पीछे हटने वाला नहीं था। तभी दोनों बहन कहती हैं कि वो इन बच्चों से खुद ही निपटेंगी और कागा उन दोनों का खून चूसकर उन्हें भी खत्म कर देती है और फिर अपने भयानक रूप में आ जाती है। कबाने उससे लड़ने के लिए जल्दबाजी करता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। और तो और कागा ने एक ही बार में शिकी को बेहोश कर दिया था। यहाँ पर अकीरा भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास ना ही वाटर है और ना ही आइस है। कबाने अपनी पूरी कोशिश करता है उस मॉस्किटो से फाइट करने की, क्योंकि उसे पता था जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा वो इन लोगों पर क्या ही रहम दिखाएगी। पर तभी कागा उसका एक हाथ भी तोड़ देती है। तभी मिहाई कबाने को एक एडवाइस देता है कि वो लोग हमेशा अपनी इंसानी ताकत को ही यूज करते हैं और इस किमोनो से लड़ने के लिए उसे अपनी किमोनो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। कबाने याद करता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे मरने तो नहीं देगा और तब वो अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल करता है और कागा के दोनों हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इनुगामी उसे अब कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि आगे का सब कुछ इनारी संभाल लेगी। तभी वहाँ नोबीमारू आता है, इनारी का नया असिस्टेंट, जो कि उन तीनों मॉस्किटोज को जलाकर राख कर देता है। वो कबाने को ये भी बताता है कि अब भी इनारी कबाने के लाइफ स्टोन को पाना चाहती है, पर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ऐसा करने से तानुकी नाराज हो जाएगा और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पर अगर कबाने अपनी मर्जी से इनारी को लाइफ स्टोन दे दे तो तानुकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनारी बस यही चाहती है। और नोबीमारू कबाने को ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे भी इनारी पसंद नहीं है। अब जब ये लोग घर आते हैं तो अकीरा मिहाई से पूछता है कि उसने उन्हें आसान मिशन कह के इतना डिफिकल्ट मिशन क्यों दिया। मिहाई बताता है अगर वो इन्हें इजी मिशन देता तो ये लोग अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। और इन लोगों की काबिलियत और टीम वर्क से इनुगामी भी काफी इम्प्रेस होता है। पर वो मिहाई को धमकी देता है कि अगर उसने अगली बार ऐसा कुछ किया तो वो उसे पैक करके वापस रोमेनिया भेज देगा, क्योंकि वो जानता है कि किसी वैम्पायर को कैसे खत्म करते हैं। अगले दिन बगबाइट इलेक्ट्रॉनिक्स से 700 वर्कर्स की आजादी की खबर मिलती है। फिर अचानक से कबाने को याद आता है कि वो भूल रहा है उसे कौन से मिलने जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे बताता है कि वो बिजी था मिशन में, इसलिए वो नहीं आ पाया। पर कौन ने उसके लिए 2 मछली पकड़ के रखी थी ताकि वो लोग साथ में खाते, पर इंतजार करते करते अब वो सड़ चुकी है। नोबीमारू ये सब देख रहा था क्योंकि इनारी ने उसे कबाने पर नजर रखने के लिए कहा है। शिकी इनुगामी के पास जाता है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। हालांकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में जानने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। जिसके बाद अगले दिन ये लोग शिकी के गांव निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर इनुगामी तीनों को खुला छोड़ देता है ताकि ये लोग थोड़ा टाइम एंजॉय कर सके। वहाँ कबाने को एक बुक मिलती है जिसमें साइक नाम के लड़के की कहानी थी, जो कि काफी गरीब आदमी था। एक दिन उसे अपने घर में एक स्पाइडर मिलती है और साइक उसे चोट पहुँचाने की बजाय खाना खिलाता है। फिर जब अगले दिन वो सोकर उठता है तो वो देखता है स्पाइडर ने उसके घर में सोने का वेब बनाया है। साइक उसे बेचकर बहुत अमीर हो जाता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी हंसी खुशी कटती है। शिकी को उसी शॉप में एक लड़की दिखती है, पर फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद इनुगामी शिकी के अंकल आकियो को ढूंढ कर लाता है, जो कि उन लोगों को बताते हैं कि एक बार वो अपने बड़े भाई के साथ जंगलों में गए थे जहाँ उन्हें शिकी की मॉम मिली थी और तब ही शिकी के डैड को उसकी मॉम से प्यार हो गया था। पर उनकी मौत तभी हो गई जब शिकी अपनी मॉम के पेट में था और जब शिकी 5 साल का था तब उसकी मॉम की भी मौत हो गई। ये सब जानकर भी शिकी कुछ डिप्रेस्ड फील नहीं करता, क्योंकि उसने ऑलरेडी मान चुका था कि उसके पेरेंट्स डेड हैं और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके कंधे से बहुत सारा बोझ हट गया हो। शाम को चारों बॉयज हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे। अकीरा यहाँ भी लड़कियों की तरह ही एक्ट कर रहा था। फिर वहाँ पर नोबीमारू आता है और ये भी एक कित्सुने ही है, जो कि इन्हें बताता है आसपास के एरिया में बहुत सुंदर जुगनू आते हैं और इन सब को वो देखने जरूर चलना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ का नजारा सच में काफी सुंदर था। उस जगह को एक्सप्लोर करते करते शिकी एक पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ वो बचपन में अक्सर खेला करता था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। शिकी को उसकी मॉम कहा करती थी कि उसे अपने अंकल के पास जाना चाहिए और कभी भी अपनी मॉम को फॉलो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी शिकी ने उन्हें चुपके से फॉलो किया और एंड में उसे एक घर मिला था और उसके अंदर शिकी ने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग था। और प्रेजेंट में शिकी उसी घर के सामने खड़ा है। दरवाजा खोलने से पहले ही शिकी बहुत घबराने लगा था, पर जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो बेहोश हो जाता है। हालांकि अब वहाँ कुछ भी नहीं था,
नोबेमारू बताता है बहुत टाइम पहले किमोनो इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें हीलिंग सिल्क मेन चीज थी। उसका इस्तेमाल करके किमोनो शक्ति को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ाया जा सकता था। उन हो रहे इंसिडेंट्स में सिर्फ किमोनो का ही नहीं बल्कि इंसानों का भी हाथ था, पर इन बातों के फैलने से पहले ही इनारी ने सब चीजों को दबा दिया था, जिसके दौरान उसे कुछ लोगों से कांटेक्ट तोड़ने पड़े थे, जिनमें से एक तादेमारू आकियो भी था। और इस लैब को देखकर लगता है यहाँ पर हीलिंग सिल्क नहीं बल्कि गोल्डन स्पाइडर वेब बनाने की कोशिश की गई थी। पास्ट में जब शिकी ने दरवाजा खोला था और सारी चीजें देखी थी, तब पीछे से किसी ने उसके सर पर वार किया था, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया था। और जब उसकी आंख खुली थी तब वो अपने अंकल के पास था, जो कि हमेशा शिकी से कहता था कि उसकी मॉम को गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से अभी उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा और इसीलिए शिकी उनसे नहीं मिल सकता। ऐसे ही बहुत वक्त बीत गया और अब शिकी ने अपने अंकल से मॉम के बारे में पूछना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने सभी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दिया और बस ऐसा मान लिया कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया है। पर अब शिकी को रियलाइज होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था। उसे उस टाइम क्वेश्चन करते रहना था और सिचुएशन को फेस करना था। नोबेमारू बताता है 1 साल पहले इनारी तादेमारू को मरवाने वाली थी, पर उसे इनुगामी ने रोक लिया था ताकि जब शिकी को सच पता चले तब वो अपने अंकल से खुद ही बदला ले। इधर इनुगामी तादेमारू को अपने साथ बात करने के लिए बाहर लेकर आता है और बातों ही बातों में उसे सच उगलने के लिए मजबूर कर देता है। तादेमारू बताता है जब वो और उसका बड़ा भाई किमोनोस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें जंगलों में कुमी मिली थी। दोनों भाइयों ने साइज की तरह ही दिमाग लगाया, जिसने उस स्पाइडर को अपने घर में रहने दिया था और उसे अगले दिन बहुत सारा स्पाइडर वेब मिल गया था। पर जो शिकी के फादर थे उन्होंने हामी भर दी थी, पर वो आगे कुछ नहीं कर रहे थे और एक दिन पहाड़ से गिरकर उनकी मौत हो गई। उस वक्त कुमी के पेट में शिकी था। शिकी के पैदा होने के बाद उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब नाक लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन। कुमी हेल्प मांगने के लिए तादेमारू के पास आती है, पर इस वर्ल्ड में किमोनोस के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था और तब कुमी डिसाइड करती कि वो शिकी को एक इंसान की तरह ही पालेगी। पर ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इंसान थी ही नहीं और इस चीज में उसे तादेमारू की जरूरत थी। तादेमारू कुमी से एक डील करता है कि ये लोग उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके पैसे बनाएंगे और तादेमारू शिकी की परवरिश करेगा। कुमी अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और तादेमारू के कहने पर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान शिकी वहाँ पहुँच गया था, जिसके बाद तादेमारू ने शिकी को उसकी मॉम से हमेशा के लिए अलग कर दिया और बस उसे बहाने देते रहा कि वो अपनी मॉम से जल्द ही मिलेगा। और जैसे जैसे शिकी बड़ा होता गया उसने अपनी मॉम को याद करना बंद कर दिया। वक्त के साथ कुमो की बॉडी भी अब उसका साथ छोड़ रही थी और एक दिन तादेमारू का वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो गया, जिससे इंसानियत अमर हो सकती थी। इनुगामी ये सब बातें शिकी को भी सुना रहा था। फिर शिकी वहाँ आ जाता है और तादेमारू को अपने सिल्क से लटका देता है। फिर वहाँ अकीरा आता है जिन्हें इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। वो काफी रो रहा था और घबराया हुआ था, पर तभी उसके तरफ एक किमोनो अटैक करता है, जिससे इनुगामी उसे बचा लेता है, पर उसके हाथ में उस किमोनो का वेनम चले जाता है। धीरे धीरे करके वहाँ पर किमोनो की फौज आ जाती है और ये सब वही किमोनो थे जो तादेमारू के एक्सपेरिमेंट के दौरान पैदा हुए थे। ये किमोनो शिकी से वो बातें बोल पाते हैं जो उसकी मॉम उससे अक्सर बोला करती थी, जैसे कि आई लव यू शिकी। ये सब सुनकर शिकी अंदर से बहुत टूट जाता है और वो वहीं पर रोने लगता है। नोबेमारू कबाने से कहता है कि अब सब उन्हें ही हैंडल करना होगा, पर कबाने तो पहले से ही बहुत गुस्से में था। वो शिकी से बस एक चीज पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ शिकी, जिस पर शिकी उससे हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ अकीरा और इनुगामी को बहुत सारे किमोनो ने घेर रखा था। इनुगामी भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में पॉइजन फैल चुका था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो शिकी को स्टोर में मिली थी। वो उन सभी किमोनो से इन पर अटैक ना करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कबाने अकेले ही सारे किमोनो से निपट रहा था और उसकी आंखों का गुस्सा देखकर तादेमारू की भी फट रही थी। वो समझ जाता है कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो एक बहुत बड़े किमोनो को बुलाता है और शिकी कबाने से इन सभी को खत्म करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची आया इन दोनों को एक नदी के पास लाती है, जिसमें सिर्फ हाथ डुबाने से ही इनुगामी की चोट तुरंत ही ठीक हो जाती है। आया उनसे कहती है कि वो लोग तादेमारू को ना मरने दे, क्योंकि वो तादेमारू से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है। और अब तक कबाने ने सारे किमोनोस को खत्म कर दिया था, जिनके नंबर 100 से भी ज्यादा थे। जिसके बाद बारी आती है तादेमारू आकियो की। कबाने उसे शिकी के सामने पटक देता है। शिकी तादेमारू को अपने ही हाथों मारना चाहता था, पर तभी वहाँ आया आ जाती है जो कि तादेमारू से अपने कुकून के बारे में पूछती है, पर तादेमारू उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि जैसे ही आया को कुकून मिलेगा वैसे ही तादेमारू को मार दिया जाएगा। सभी लोग सोचते हैं कि शायद आया तादेमारू की बेटी है, पर शिकी समझ जाता है कि आया तादेमारू के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है
जो कि उसे बहुत सारे पैसे कमा कर देने वाली थी। डिटेक्टिव्स आया की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनुगामी मिहाई को कॉल करके तादेमारू की हिस्ट्री पता करता है। वो बताता है कि तादेमारू ने ककून को उसी नदी के पानी के अंदर छुपाया है। आया इतना सुनते ही वहाँ दौड़ के भागती है और तादेमारू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। आया खुद ही उस नदी के अंदर जाने लगती है, पर शिकी उसे रोकता है और खुद ककून ढूंढने जाता है। शिकी को पानी के अंदर अपनी मॉम मिलती है, जो कि जिंदा है, वो भी आया की वजह से। और यही रीजन है कि इस नदी का पानी किसी भी चोट को झट से गायब कर देता है। और वैसे भी तादेमारू इतनी कीमती चीज को कैसे मरने दे सकता था। वो अब भी अपने बिजनेस के बारे में ही सोचता है और तब शिकी उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। पर शिकी का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि शिकी ने अब उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया है, जो कि उसके लिए मरने से भी बदतर है। जिसके बाद शिकी अपनी मॉम और आया को लेकर वहाँ से चले जाता है। कबाने सोचता है आखिर नोबीमारू कहाँ चला गया, पर नोबीमारू तो तादेमारू के पास था। वो उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था, क्योंकि उसने किमोनो को अपने मतलब के लिए खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया। अब ये लोग कुमी को एक किमोनो डॉक्टर के पास लाते हैं, जो कि बताती है कि शिकी की मॉम अब ठीक है, पर उन्हें उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। रात को सभी लोग सो जाते हैं, पर शिकी पूरे टाइम बस अपनी मॉम के पास ही था और आया गेट के बाहर खड़ी थी। तादेमारू ने आया के साथ हमेशा से ही बहुत बुरा बर्ताव किया और अगर आया उसकी कभी कोई बात नहीं मानती थी तो वो उसे बहुत बुरे तरीके से पीटा करता था। उसने आया को अपने बेसमेंट में रखा, जहाँ उसकी जरूरत की चीजें भी थी। वहाँ आया के पास उसकी मदर भी थी, जिसे उसने कभी होश में नहीं देखा। आया पूरा दिन बस अपनी मदर को ही देखते रहती थी और जब उसे लोनली फील होता था तो वो अपनी मॉम के पास सो जाती थी। एक दिन तादेमारू के फोन में शिकी का कॉल आता है, जिसे देखकर आया समझ जाती है कि उसका एक बड़ा भाई भी है और तब से वो फेरी टेल्स की तरह अपने भाई का इंतजार करने लगे कि एक दिन उसका भाई आएगा और उन दोनों को यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएगा। और ऐसा हुआ भी, पर आया को लगता है कि मॉम के साथ जो भी गलत हुआ उसकी वजह सिर्फ आया है। शिकी को पता चल जाता है कि गेट के बाहर आया है। वो उसे अंदर आकर मॉम से मिलने के लिए कहता है। आया को लगता है कि शिकी उसे हेट करता है, क्योंकि वो भी बाकी सिबलिंग्स की तरह एक एक्सपेरिमेंट ही तो है। पर शिकी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इन दोनों के बीच प्यार देखकर कुमी को होश आ जाता है और वो अपने दोनों बच्चों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है। एक हफ्ते बीत जाते हैं, पर शिकी ऑफिस नहीं आया था, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताना था। पर फिर शिकी ऑफिस आ जाता है और उसे वापस देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद आया भी वहाँ आती है और अब आया की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी, क्योंकि पहले वाली पर्सनैलिटी तादेमारू ने डिसाइड करी थी। अब आया उस किमोनो डॉक्टर के साथ ही क्लिनिक में काम करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आया के पास हीलिंग सिल्क है। जिसके बाद आया कबाने से डेट के लिए पूछती है, क्योंकि उसने कबाने की फाइट देखी और वो उस पे फिदा हो गई। हालांकि आया अभी सिर्फ 8 साल की है। उसी टाइम पे कौन भी वहाँ पहुँचती है। कबाने और आया को साथ देखकर उसे काफी जेलसी होती है। जिसके बाद इनुगामी उन लोगों को एक मिशन पर भेजता है। असल में ताकेशिता स्ट्रीट पर एक किमोनो बहुत सारी औरतों के फेस के पार्ट्स को उनसे छीन रही है, जैसे कि लिप्स, नोज, आईलिड्स। ये सब सुनकर ही आकिरा को चक्कर आ जाते हैं। आया इनुगामी से कहती है कि वो विक्टिम से कांटेक्ट करे और उन लोगों को आया के क्लिनिक में भेजे, ताकि वो अपनी पावर से सभी लोगों को ठीक कर सके। ये सब सुनकर कौन थोड़ा सैड फील करती है। इस मिशन पर कबाने और आया जा रहे थे, क्योंकि अकीरा और शिकी दोनों बेहोश पड़े थे। अब इस चीज से जेलस होकर कौन भी उनके साथ जाती है, पर उस स्ट्रीट में जाने से पहले पुलिसमैन उन्हें रोक लेता है और कौन उससे बात करने जाती है, क्योंकि वो इनारी की सबॉर्डिनेट थी। पर अब इससे कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद ये लोग इनुगामी का नाम बताकर अंदर चले जाते हैं। कौन गुस्से में आगे आगे चल रही थी और कबाने उसे थोड़ा केयरफुल होने के लिए कहता है, पर वो उल्टा कबाने को ही चिल्ला देती है। जिस पर आया उसे कहती है कि उसे इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, कबाने तो बस उसके लिए केयरफुल हो रहा था। जिसके बाद वो दोनों कौन को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अब कौन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगी थी। तभी उसे एक आवाज आती है जो कि कहती है कि वो कौन की हेल्प करेगी। दूसरी तरफ वही किमोनो आया के बाल खींचने लगती है, पर कबाने उसे एक पंच मारता है, जिससे वो आया को छोड़ देती है। फिर वो सामने आकर बताती है कि उसका नाम कातानाशी है, जो कि एक लड़के को पसंद करती है और वो काफी हैंडसम है। पर वो शॉप में काम करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ हमेशा लड़कियां रहती हैं और कातानाशी उन्हीं लोगों से जेलस है। वो उन सभी लड़कियों से उनके चेहरे के पार्ट्स छीन लेती है और अपने चेहरे पे लगाती है, ताकि वो उस लड़के को पसंद आ सके। कौन खुद को कातानाशी से रिलेट कर पा रही थी। कातानाशी कौन की मदद करने के लिए तैयार थी। अब आया को गुस्सा आ जाता है और वो कौन से कहती है कि जो भी है वो उसके सामने बोले। कौन अचानक से अपने आप से कंट्रोल खोने लगती है और आया की तरफ अटैक करती है, पर कबाने अपना हाथ बीच में ला देता है और आया को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद
कॉन वहाँ से भाग जाती है। अब आया कातानाशी को अपने सिल्क की मदद से एक सुंदर औरत में बदल देती है और कातानाशी उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो किसी को हार्म नहीं करेगी। घर आकर ये लोग सारी बातें अकीरा और शिकी को बताते हैं। आया की पावर से अकीरा काफी इम्प्रेस होता है। अब क्लिनिक जाने से पहले आया कबाने को गुड बाय किस देती है, जिससे शिकी उस पर काफी गुस्सा करता है। जिसके बाद कबाने कॉन से मिलने जाता है और वो काफी रो रही थी क्योंकि उसे लगता है कि अब कबाने उससे नफरत करने लगेगा, पर कबाने उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उसे अचानक से काफी अच्छा महसूस होने लगता है। कॉन कहती है कि वो हमेशा से इनारी की नंबर 1 बनना चाहती थी, पर वो कभी बन नहीं सकी, पर अब वो कबाने की नंबर 1 बनना चाहती है। और वो कबाने से पूछती है कि उसे क्या करना होगा नंबर 1 बनने के लिए। कबाने कहता है कि उसे भी नहीं पता। अब अगले दिन कबाने के पास आया फिर से आती है और वो उससे पूछती है कि आज वो लोग क्या करेंगे। इतने में कॉन भी वहाँ पहुँच जाती है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अकीरा कबाने को समझाता है कि उसे इनमें से किसी एक को चुनना ही होगा जिससे वो सच में प्यार करता है। कबाने कहता है वो इनुगामी से प्यार करता है और ये दोनों इनुगामी की जान खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि 3 नशेड़ियों से टकरा जाता है और वो लोग इससे जबरदस्ती पैसे ऐंठने लगते हैं। ये बंदा इन लोगों से इनुगामी के बारे में पूछता है, पर ये नशेड़ी लोग उससे बकवास करते हैं और ये गुस्से में आकर एक बंदे को बर्फ से जमा देता है। ये और कोई नहीं बल्कि अकीरा का बड़ा भाई युकी है, जो कि अकीरा को ढूंढने टोक्यो आया है। इधर अकीरा का एक टॉय खराब हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो अपने खिलौने को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। मिहाई काफी फ्री रहता है, इसीलिए वो उसके टॉय को फिक्स कर देता है। साथ ही वो उसमें एआई भी इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से अब वो टॉय बोल भी सकता है। और ये जानकर अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपने बड़े भाई से बात भी कर सकता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अकीरा और युकी बाहर खेल रहे थे, पर अकीरा गिर जाता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है और उसका बड़ा भाई युकी उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगता है। पर तब उन्हें एक हिस्सा में देख लेती है और उन्हें ले जाकर एक रूम में बंद कर देती है क्योंकि अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो इन लोगों का पूरा प्लान ही खत्म हो जाएगा। असल में इस गाँव में लड़के 100 साल में एक बार पैदा होते हैं, इसीलिए उन लोगों को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा जाता है। पर इन दोनों ने कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था और जो इनके फादर थे उसे एक जगह पर बंद करके रखा गया था। अब इधर कुछ दिन बीतते जाते हैं और अकीरा लगातार गलतियों पे गलतियां करते जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों का काम और भी ज्यादा बढ़ जा रहा था। एक दिन गुस्से में आकर शिकी उसे कुछ भी भला बुरा कह देता है, जिसकी बातों को दिल पर लेकर अकीरा घर छोड़ के चले जाता है। पर अब उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कहीं रहने के लिए, जिस पर उसका टॉय उसे सजेस्ट करता है कि वो एयरपोर्ट पे रह सकता है और वहाँ उसे फ्री में अपना फोन चार्ज करने भी मिल जाएगा। ये एडवाइस सुनकर अकीरा काफी खुश होता है और अपने टॉय को हक करने लगता है। तभी उसके साइड से युकी गुजरता है, जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। ये दोनों बाहर खेल रहे थे और उन्हें एक बैग मिलता है जिसके अंदर इन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक टोक्यो की मैगजीन भी थी। अब उस मैगजीन के अंदर इन्हें बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जिससे ये लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दिन टोक्यो जरूर जाएंगे। और आज ये दोनों फाइनली टोक्यो में हैं। दूसरी तरफ कबाने और शिकी अकीरा के बिना काफी बोर हो रहे थे, जिस पर कबाने से एडवाइस देता है कि उसे अकीरा को कॉल करके वापस बुला लेना चाहिए। पर शिकी इस चीज के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अब उन लोगों का सारा काम आसान हो चुका है। दूसरी तरफ ये दोनों भाई अपने लिए रहने की जगह ढूंढ रहे थे। तब युकी अकीरा से पूछता है कि उसे कैसे घर में रहना है। अकीरा बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा सा कासल चाहिए, पर शायद उसे बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी। और देखते ही देखते थोड़ी देर में युकी वो कासल बनाकर तैयार कर देता है, जिससे अकीरा काफी इम्प्रेस होता है और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अंदर जाकर भी अकीरा बस फोटोज ही क्लिक कर रहा था, जिस पर युकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके फोन को भी जमा देता है और अपने भाई को वहाँ पर अकेला छोड़कर खाना ढूंढने निकल जाता है। अकीरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ये दोनों बॉयज खाना बनाने का ट्राई करते हैं, पर इन लोगों का सारा खाना जल जाता है और एंड में कबाने को बाहर से खाना लाना पड़ता है। अब बर्तन धोते वक्त शिकी के हाथ से एक प्लेट भी टूट जाती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। कबाने को समझ आ जाता है कि अकीरा के बिना उनका काम नहीं चलने वाला, पर शिकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कबाने अकीरा को ढूंढना चाहता था पर वो उसकी लोकेशन नहीं जानता था, जिसके लिए वो लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं। युकी के आइस कासल के बारे में अब न्यूज में भी आने लगा था कि एक जगह पर अचानक से एक कासल आ गया। ये तीनों वहाँ तुरंत ही पहुँचते हैं। युकी बाहर आता है, जिससे रिपोर्टर सवाल जवाब करने लगते हैं और युकी उन पर अटैक करने ही वाला था, पर इनुगामी उसे रोक देता है। पर उससे युकी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और इसका रीजन ये है कि उसके पास भी एक लाइफ स्टोन है कबाने की तरह। ऐसा कहा जाता है इस स्टोन की मदद से किसी बंजर जमीन को रिवाइव किया जा सकता है और किसी हरियाली वाली जमीन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इस स्टोन के पास दोनों ही पावर्स हैं। युकी
इनुगामी को शुक्रिया अदा करता है इतने टाइम तक अकीरा का ध्यान रखने के लिए। दूसरी तरफ अकीरा अंदर चिल कर रहा था क्योंकि वो अपने टॉय के एआई के थ्रू अपना सोशल मीडिया इजीली यूज कर पा रहा था। अकीरा को यूकी का बिहेवियर थोड़ा चेंज लगता है, जिसके बारे में वो एआई से पूछता है। वो बताता है कि यूकी के चेस्ट के एरिया का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों काफी अफेक्ट हुई है। फिर वहाँ यूकी आता है जो कि अकीरा को अपने साथ नीचे लेकर जाता है। नीचे अकीरा अपने तीनों साथियों को जमा हुआ पाता है। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर अकीरा की हेल्थ बिगड़ने लगती है और यूकी उसके लिए जड़ी बूटी लेने चले जाता है। इधर अकीरा बहुत परेशान होने लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्त मर गए, पर टॉय उसे बताता है कि कबाने तो कभी मर ही नहीं सकता और बाकी दोनों भी जिंदा हैं, पर अगर वो लोग ज्यादा देर तक जमे रहे तो वो लोग डेफिनेटली मर जाएंगे। अकीरा जल्दी जल्दी उनकी बर्फ पिघलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब यूकी बड़ा हो गया था तब उसे गांव का चीफ बना दिया गया था और इस चीज से सबसे ज्यादा खुशी अकीरा को ही थी। अब जब रात को ये लोग सोने जाते हैं तब अकीरा अपने भाई के लिए एक फ्लावर लेकर आता है जो कि काफी रेयर है और इस चीज से यूकी को भी काफी खुशी होती है। चीफ बनने के बाद यूकी को नल स्टोन के बारे में पता चला जो कि इनके गांव को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था। जैसे जैसे यूकी बड़ा होता गया उसे लड़कियां भी छेड़ने लगी थी क्योंकि विलेज में और कोई लड़का ही नहीं था अकीरा के अलावा, और इन्हीं सब चीजों की वजह से यूकी के अंदर काफी नेगेटिव इमोशंस आने लगे थे, जिसकी वजह से उसे हर किसी से नफरत होने लगी थी। पर सिर्फ एक अकीरा ही था जिससे वो प्यार करता था और इसीलिए वो अभी भी अपने भाई को हर कीमत में प्रोटेक्ट करना चाहता है। कबानी की बर्फ थोड़ी सी मेल्ट होती है जिसकी वजह से वो अपने आधे शरीर को काट के निकाल लेता है, फिर अपने शरीर को रिजनरेट कर लेता है, जिसके बाद वो अकीरा से सारी चीजों के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। पर अकीरा अचानक से बदल जाता है और वो कहता है कि उन्हें इन लोगों से अब नफरत है। असल में वो ऐसा एक्ट इसलिए करता है क्योंकि पीछे यूकी था। यूकी कबाने को देखकर उसे दोबारा फ्रीज करने वाला था, पर अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन दोनों को अब ये जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। अकीरा की बात मानते हुए यूकी कबाने को कुछ नहीं करता और उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ पर टॉय कबाने को इनुगामी के पास रखने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ी हीट जनरेट करे और बर्फ को पिघला सके। तभी वहाँ इनारी आ जाती है जो कि कबाने से नल स्टोन को पाने के लिए हेल्प मांगती है, पर कबाने उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और फ्लैशबैक में अकीरा 14 साल का हो गया था और यूकी उसके लिए परेशान होने लगा था कि अगर उनकी विलेज की औरतों को पता चल गया कि यूकी अब मैच्योर हो गया है तो वो उसे भी पॉल्यूट कर देंगी और फिर बाद में उसके साथ भी उसके फादर के जैसा ही व्यवहार करे। इसीलिए यूकी पूरी 200 वुमेन को बुलाता है और उनके सामने एक ऑफर रखता है कि वो सभी की विशेष को पूरी करेगा, पर बदले में वो चाहता है कि ये लोग अकीरा को गांव छोड़कर जाने दें। सारी वुमेन इस चीज के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद यूकी अकीरा को टोक्यो की तरफ भेज देता है और उससे इनुगामी के पास जाने के लिए कहता है। पर विलेज की वुमेन ने अकीरा के पीछे अपने जासूस भेज दिए थे। जैसे ही ये बात यूकी को पता चलती है वो अपने गांव का नल स्टोन लेकर यूकी को बचाने निकल जाता है, पर गांव में नल स्टोन न होने की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाता है और सारी औरतें वहीं मर जाती हैं। अब रास्ते में इन दोनों को नोबीमारू मिल जाता है और अकीरा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूकी उसे एक केज में बंद कर देता है। इनारी ने नोबीमारू को नल स्टोन लाने के लिए भेजा था और उसी के पीछे इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इनुगामी टॉय के थ्रू कबाने से कहता है इनारी इस वक्त उन लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचा सकती और अभी कबाने को अकीरा को बचाने जाना चाहिए। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और नोबीमारू जैसे तैसे करके यूकी के नल स्टोन तक पहुंच भी जाता है, पर वो इतना ठंडा था कि नोबीमारू का हाथ काम करना ही बंद कर देता है। अब नोबीमारू खुद को बचाकर कहीं छुपता है, पर यूकी उसे ढूंढ लेता है और उस पर एक आखिरी जानलेवा हमला करता है, पर तब कबाने आकर नोबीमारू को बचा लेता है, जिसके बाद कबाने नोबीमारू के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में आग लगा देता है और यूकी से उसका नल स्टोन छीनने जाता है। आग की वजह से यूकी की बर्फ पिघलने लगती है, पर जल्द ही वो खुद को नल स्टोन से बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, जिसके बाद वो कबाने से लड़ने लगता है। अब आग और बर्फ की वजह से वहाँ पर भाप बनने लगती है जो कि पानी का ही एक फॉर्म है और उसका इस्तेमाल करके अकीरा अपने केज पर अटैक करता है और खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ कबाने अपनी बॉडी को जलाते हुए यूकी पर अटैक करता है, जिससे वो उसकी बॉडी को पूरी कमजोर कर देता है। अब कबाने अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था, पर अकीरा बीच में आकर उसे रोक देता है। नल स्टोन की बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से यूकी की बॉडी पूरी डैमेज हो चुकी थी और इसीलिए अकीरा उसके नल स्टोन को निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसके पास यूकी की सारी मेमोरीज भी आ जाती है। कबाने भी अकीरा की मदद करता है नल स्टोन को निकालने के लिए। वो अपना लाइफ स्टोन भी उसमें जोड़ देता है,
जिससे वो नल स्टोन निकल जाता है और अब ये दोनों स्टोन कंबाइन हो चुके थे। पर इनुगामी की वजह से इनारी उन्हें नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। कबाने नोबिमारू को आया के पास चलने के लिए कहता है, पर नोबिमारू मना कर देता है क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ वो उसी की गलती थी। जिसके बाद ये लोग युकी को ग्रैनी के पास लाते हैं। बाहर कबाने युकी के उठने का वेट कर रहा था, तभी अकीरा उसके पास आता है और उससे कहता है कि जो भी उसने कासल में कहा था वो सब झूठ था। असल में वो इन सभी से प्यार करता है, इवन कबाने से भी। और ये सुनकर कबाने को बहुत खुशी होती है। युकी के उठने के बाद कबाने से नल स्टोन की हिस्ट्री पूछता है, क्योंकि इसके थ्रू वो अपने पेरेंट्स के बारे में जान सकता है। इनुगामी और युकी उसे बताते हैं कि मोनोज हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं, पर इंसानों को किसी और जनजाति का यहाँ रहना पसंद नहीं था, जिसके चलते इंसानों और किमोनोस के बीच एक वार हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और वार के शांत होने के बाद किमोनो ने अपने क्लैन को बचाने के लिए ये नल स्टोन बनाए, ताकि इनकी पावर से किमोनो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये नल स्टोन की जिम्मेदारी सिर्फ चीफ लोगों को मिलती थी, तो हो सकता है कि कबाने के पेरेंट्स भी चीफ रहे हों और किमोनो स्टोन पूरे जापान में फैले हुए हैं। और अगर ये लोग उन्हें ढूंढे और चीफ के बारे में पता करें, तो हो सकता है उन्हें कबाने के पेरेंट्स के बारे में भी पता चले। इनारी की नजर अब भी उन स्टोन्स पर थी और वो दूसरा तरीका निकालती है स्टोन्स को पाने का। युकी कबाने को अपना नल स्टोन रखने देता है, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स का दोषी खुद को मानता है। वो काफी सेल्फिश हो गया था, उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया, जिसमें औरतें और छोटे बच्चे भी थे। पर अकीरा कहता है कि ये सब उसने उसके लिए किया, इसीलिए सारी गलती अकीरा की है। अकीरा को काफी गुस्सा आने लगता है, जिससे आसपास बर्फ जमने लगती है, पर थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। इधर नोबिमारू कॉन के पास जाता है और उसे बताता है कि इनारी ने उसे एक मिशन दिया है। इनारी का नाम सुनते ही कॉन काफी खुश हो जाती है, पर असल में उसे कबाने को अपनी फीलिंग्स में उलझाकर उससे उसका नल स्टोन लेकर आना था। दूसरी तरफ अकीरा और युकी थोड़े टाइम के लिए वेकेशन में जा रहे थे, साथ ही कबाने और इनुगामी शिकोकू जा रहे थे उन्हीं स्टोन्स के बारे में रिसर्च करने, और शिकी घर का ध्यान रखने के लिए रुका था। अब जब ये लोग घर से बाहर ही निकलते हैं, तब वहाँ कॉन आ जाती है और उनके साथ चलने की जिद करती है। इनुगामी समझ जाता है कि ये सब इनारी की चाल है, पर फिर भी वो उसे अपने साथ रख लेता है और ये लोग कबाने के पेरेंट्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।